चित्रकार येगोर सावविच अपनी गर्मियों की छुट्टियां सेना के एक छोटे से अफसर की विधवा के दाचे फार्म हाउस पर बिता रहा था। सुबह का समय था। येगोर सावविच अन्ना और उदास सा अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। इन दिनों मौसम बदलने लगा था। पतझड़ शुरू हो चुका था। आसमान में गहरे घने बादलों की भद्दी परत छाई हुई थी। ठंडी और तीखी हवाएं चलनी शुरू हो गई थीं। पेड़ भी जैसे रंजीदगी में डूबे एक तरफ को झुकने लगे थे और अपने पत्ते गिराने लगे थे। हवा से ये पत्ते उड़कर जमीन पर इधर से उधर बहकते दिखाई पड़ रहे थे। गर्मी का मौसम विदा हो गया था। जब जगती उदास होती है और उसकी उदासी पर किसी चित्रकार की नज़र पड़ती है तो उसे इस उदासी में भी एक खास किस्म की खूबसूरती और ताकत नज़र आती है। प्रकृति के इस विशेष सौंदर्य को हर आदमी महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन येगोर सावविच इस समय प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले रहा था। वो गहरी उदासीनता में डूबा हुआ था, पर उसे यह सोचकर संतोष मिल रहा था कि कल वह इस दाचे में नहीं होगा। दाचे के सारे फर्नीचर पर और फर्श पर तकिए, कंबल, चादरें और टोकरियां बिखरी हुई थीं। फर्श इतना गंदा था कि साफ पता लग रहा था कि दाचे में कई दिनों से सफाई नहीं की गई है। दाचे की खिड़कियों पर लगे पर्दे भी उतार लिए गए थे। कल वह वापस शहर लौट रहा था। दाचे की कठोर स्वभाव वाली मालकिन, सैन्य अफसर की विधवा घर में नहीं थी। वो कल वापस शहर लौटने के लिए घोड़ागाड़ी किराए पर तय करने के लिए गई हुई थी। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसकी 20 वर्षीय बेटी बहुत देर से इस नौजवान चित्रकार के कमरे में बैठी हुई थी। कल चित्रकार चला जाएगा और कात्या को उससे ढेर सारी बातें करनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ बोल रही थी, पर उसे लग रहा था कि जो कुछ भी वह कहना चाहती है, अभी तक वह उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कह पाई है। ये सोचकर कात्या की आंखों में आंसू निकल आए थे। अपनी आंसू भरी आंखों से बेहद दुख और खुशी के साथ वह चित्रकार के झबरीले सिर को ताक रही थी। येगोर सावविच के सिर के बाल इतने घने हो चुके थे कि वह सचमुच किसी झबरीले जंगली जानवर की तरह दिखाई पड़ रहा था। उसके सिर के बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और दाढ़ी के बाल भी इतने बढ़ चुके थे कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी गर्दन, नथुनों और कानों में भी बाल उगे हुए हों। उसकी भौहों के बाल भी इस तरह से लटके हुए थे कि उसकी आंखें उनके पीछे छिप गई थीं। ये सारे घने बाल आपस में इस तरह से उलझे हुए थे कि यदि कोई मक्खी या कीड़ा उनमें फंस जाता तो शायद ही उसे इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता मिल पाता। येगोर सावविच बार बार जम्हाइयां ले रहा था और कात्या की बातें सुन रहा था। वह बेहद थका हुआ था। कात्या की रुरियाहट को सुनकर वह ऊब चुका था। आखिरकार उसने अपनी लटकी हुई भौहों के पीछे से कात्या पर सख्त नज़र डाली और अपनी गहरी व घुन्नी आवाज में धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों नहीं कर सकते? कात्या ने कोमल स्वर में पूछा। क्योंकि एक चित्रकार को आज़ाद होना चाहिए। दरअसल हर वह आदमी जो कला के लिए जिंदा रहना चाहता है, जो कला के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना चाहता है, उसे शादी नहीं करनी चाहिए। तुमसे शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर येगोर सावविच, मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़ा कैसे बनूंगी? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस एक आम बात कह रहा हूँ। मशहूर लेखकों और पेंटरों ने शादी नहीं की थी। हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम भी मशहूर होना चाहते हो। मैं ये बात खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। पर जरा तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो। मैं अपनी माँ की नाराज़गी से डरती हूँ। वो बहुत चिड़चिड़े और सख्त मिजाज की औरत है। जब उसे यह पता लगेगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो वह आसमान सिर पर उठा लेगी और मेरी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। ओह ओह, कितनी दुखी हूँ मैं। और तुमने अपने कमरे का किराया भी नहीं दिया है अभी तक। अरे जहन्नुम में जाए ये किराया। घबराओ नहीं, मैं चुका दूंगा। येगोर सावविच अचानक उठ खड़ा हुआ और कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। मुझे कहीं और किसी दूसरे देश में जाकर रहना चाहिए, येगोर सावविच ने कहा और फिर वह कात्या को बताने लगा कि विदेश जाना कितना आसान है। इसके लिए कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पेंटिंग बनानी होगी और उसे बेच देना होगा। बेशक, कात्या ने कहा, लेकिन गर्मियों में तुमने ये काम क्यों नहीं किया?
पूरी गर्मियां यूं ही बिता दी। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इस सराय में बैठकर यह काम कर सकता हूँ? येगोर सावविच ने नाराज होते हुए कहा, और यहाँ कोई मॉडल भी कहाँ मिलता। तभी निचली मंजिल पर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कात्या अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। वह अचानक उछली और नीचे की तरफ भागी। येगोर सावविच अकेला रह गया। बहुत देर तक वह चारों तरफ फैली कुर्सियों और तितर बितर हुए सामान के बीच रास्ता बनाता हुआ इधर उधर घूमता रहा। नीचे विधवा मकान मालकिन उन घोड़ागाड़ी वालों पर चिल्ला रही थी, जिन्होंने शहर जाने के लिए हर गाड़ी का किराया 2 रूबल मांगा था। येगोर सावविच का मूड उखड़ चुका था। वह देर तक एक अलमारी के सामने खड़ा रहा और उसमें रखी वोका की बोतल और जामों की तरफ ताकता रहा। अरे तेरा सत्यानाश हो, विधवा कात्या को कोस रही थी, तुझे तो मौत भी नहीं आती। चित्रकार ने एक जाम में वोका ढाली और धीरे धीरे उसे गटक गया। उसके मन पर छाया हुआ काला बादल धीरे धीरे गायब हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे उसका पूरा बदन ही खिलखिलाने और झूमने लगा है। वह सपना देखने लगा। वह कल्पना कर रहा था कि वह मशहूर हो गया है। हालांकि अपनी किन पेंटिंगों की वजह से वह मशहूर हुआ है, वह ये नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह साफ साफ देख रहा था कि कैसे अखबारों में लगातार उसका जिक्र हो रहा है। उसकी तस्वीरों की तारीफ हो रही है। उसके चित्र हाथों हाथ बिक जाते हैं और यार दोस्त बड़ी हसद और प्रशंसा के साथ उसे घेरे रहते हैं। उसकी कल्पना अपने पंख फैलाने लगी थी। वह देख रहा था कि वह एक बड़े से मकान के भव्य और विशाल ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है और चारों तरफ से अपनी प्रशंसक औरतों से घिरा हुआ है। लेकिन ये दृश्य काफी धुंधला और अस्पष्ट था, क्योंकि अपनी जिंदगी में उसने कभी भी किसी शानदार और सजे हुए ड्राइंग रूम को कभी नहीं देखा था। प्रशंसक स्त्रियों की कल्पना भी वह ठीक से नहीं कर पाया था, क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसे कात्या के अलावा और कोई प्रशंसक स्त्री नहीं मिली थी। आमतौर पर जिन लोगों को जीवन का अनुभव कम होता है, वे किताबों के आधार पर जीवन को देखते हैं। किताबों में जैसा जीवन रचा होता है, उन्हें जीवन की छवि वैसे ही दिखलाई पड़ती है। लेकिन येगोर सावविच को किताबें पढ़ने का शौक भी नहीं था। एक बार उसने गोगल का एक उपन्यास पढ़ने की कोशिश की थी, पर दूसरे पन्ने पर पहुंचकर ही उसकी आंखें मुंदने लगी थीं और वह सो गया था। नहीं, यह नहीं जलेगा, इसे फेंक दो। नीचे से विधवा मकान मालकिन के चीखने की आवाज आ रही थी। विधवा समोवार के नीचे लगी कांगड़ी नन्ही अंगीठी जलाने की कोशिश कर रही थी। कात्या, जा, थोड़ा सा कच्चा कोयला ले आ। सपना देखते देखते ही चित्रकार के मन में यह इच्छा पैदा हो गई कि वह किसी के साथ अपनी इन उम्मीदों और स्वप्नों को साझा कर ले। वह नीचे चला गया और रसोई घर में उस जगह पर पहुंच गया जहां कात्या अपनी मां के साथ समोवार के नीचे कांगड़ी जलाने की कोशिश कर रही थी। वह समोवार के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, चित्रकार होना बहुत अच्छी बात है। कलाकार आज़ाद पंछी होता है। जब मन चाहे, जहां मन चाहे जा सकता है। जो मन चाहे वह कर सकता है। उसे न तो रोज रोज दफ्तर में जाना होता है और न किसानों की तरह खेत में मेहनत करनी होती है। न तो मेरा कोई अफसर है, न मालिक है और न कोई रोक टोक। मैं खुद अपना अफसर हूँ, खुद अपने मन का मालिक, और अपने काम से मैं इस धरती पर आदमजात का कुछ भला ही करता हूँ। आमतौर पर दिन का खाना खाने के बाद वह आराम करने के लिए बिस्तर में घुस जाता है और शाम का झुटपुटा होने तक सोया रहता है। लेकिन आज अभी वो उनिंदा ही था कि उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी टांग पकड़कर खींच रहा है और जोर जोर से हंसते हुए उसका नाम पुकारकर उसे जगा रहा है। घबराकर वो उठ बैठा। उसने देखा कि उसका दोस्त उक्लेयकिन उससे मुलाकात करने के लिए आया है। उक्लेयकिन भी चित्रकार है और अक्सर प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाता है। हर साल गर्मियां शुरू होने पर वह कस्त्रमा प्रांत में गर्मियां बिताने के लिए चला जाता है। अरे वाह वाह वाह, देखो तो कौन आया है। फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। मियाँ, क्या कुछ बना डाला इस बीच? कम से कम 100 स्केच तो जरूर बनाए होंगे, येगोर सावविच ने उक्लेयकिन को सूटकेस से सामान बाहर निकालते हुए देखकर पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत काम तो किया ही है। तुम सुनाओ, तुमने क्या किया है?
कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? कोई नई चीज बना रहे हो? येगोर सावविच अपने पलंग के नीचे की तरफ झुका और उसने वहां से धूल और मकड़ी के जालों में लिपटी एक फ्रेमजड़ी पेंटिंग को खींचकर बाहर निकाला। ये देखो, एक तस्वीर बनाई है। अपने प्रेमी से बिछुड़ने के बाद एक लड़की खिड़की पर उदास खड़ी है। 3 बैठकों में ये पेंटिंग बनाई है। अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा काम बाकी है। इस तस्वीर में खिड़की पर खड़ी हुई कात्या की धुंधली सी रूपरेखा दिखाई दे रही थी। खिड़की के उस पार दूर गहरा नीला आकाश झलक रहा था, जिसमें कुछ गुलाबी और कुछ बैंगनी सा प्रकाश छाया हुआ था। उक्लेयकिन को ये पेंटिंग पसंद नहीं आई। वह बोला, इसमें उदासी तो झलक रही है, वातावरण भी उदास है, भाव भी है, दूरी और बिछुड़ने की भावना भी है, लेकिन खिड़की से जो झाड़ियां झांक रही हैं, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। इस झाड़ी पर ही नज़र टिकी रह जाती है, जैसे ये झाड़ी ही मुख्य चीज हो। इसके बाद वोका की बोतल खुल जाती है और दोनों पीने पिलाने लगते हैं। शाम को एक युवा होनहार चित्रकार कस्तिल्योफ येगोर सावविच से मिलने चला आता है। उसकी उम्र कोई 35 साल की होगी और उसने अभी चित्रकारी के क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू ही किया है। कस्तिल्योफ येगोर का दोस्त है और उसने बगल वाले दाचे में ही डेरा डाला हुआ है। उसने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं और वो वैसे ही बड़े बड़े कॉलरों वाली कमीजें पहनता है, जैसी कवि शेक्सपियर पहना करता था। उसका आचार व्यवहार भी काफी बड़प्पन भरा है। पर वोका को देखकर उसने नाक भौं सिकोड़नी शुरू कर दी और कहने लगा कि उसके सीने में दर्द है। लेकिन जब दोस्तों ने उससे बार बार एक घूंट पी लेने का आग्रह किया तो उसने भी एक जाम चढ़ा लिया। नशा चढ़ने के बाद उसने कहना शुरू किया, मैंने एक नई तरह की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। एकदम नई तरह का काम होगा। उसमें खलनायक नीरो या हेरोद जैसे बदमाश या क्लेपेंटियन जैसे शैतान को दिखाऊंगा और उसके सामने ईसाइयत को खड़ा करूंगा। एक तरफ रोम होगा और दूसरी तरफ ईसाइयत। इस तस्वीर में मैं भावना को, मन को उभारना चाहता हूँ। समझे? आत्मा की झलक दिखाना चाहता हूँ। नीचे की मंजिल से लगातार विधवा मकान मालकिन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कात्या, अरी कुतिया, लाखीरे मुझे पकड़ा। सीदर्फ के यहाँ चली जा और थोड़ी सी क्वास कांजी मांग ला। जल्दी से जा, कल मुही। बेहया। तीनों दोस्त किसी पिंजरे में बंद भेड़ियों की तरह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में चक्कर काट रहे थे और बिना रुके बड़े जोश के साथ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। तीनों ही बार बार उत्तेजित और भावुक हो जाते थे। उनकी बातों को सुनकर लग रहा था कि उनका भविष्य उनके ही हाथ में है। वे बहुत सा धन कमाएंगे और मशहूर भी हो जाएंगे। तीनों में से किसी को भी जरा भी यह एहसास तक नहीं है कि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। समय उनकी मुट्ठी से फिसला जा रहा है और मौत का दिन नजदीक आ रहा है। उन्होंने अभी तक अपना सारा जीवन दूसरों के भरोसे, दूसरों के बलबूते पर बिता दिया है और आधी से ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। वे दूसरों की कमाई पर जिंदा हैं, दूसरों की दी हुई रोटी ही खा रहे हैं। ये जीवन बहुत निठुर है। सैकड़ों होनहार चित्रकारों में से सिर्फ 2 या 3 चित्रकार ही लोकप्रिय हो पाते हैं। बाकी चित्रकारों को भी थोड़ा बहुत महत्व तो मिलता है, लेकिन वे समय नामक बंदूक से छूटी गोली का निशाना बन जाते हैं। इन सब बातों से अनभिज्ञ तीनों दोस्त बहुत खुश थे और पूरे साहस के साथ भविष्य की आंखों में झांकने की तैयारी कर रहे थे। आखिर आधी रात को 1 बजे के बाद कस्तिल्योफ ने विदा मांगी और शेक्सपियर की कमीज जैसी अपनी कमीज पर हाथ फेरता हुआ अपने घर चला गया। प्राकृतिक दृश्यों का चितेरा उक्लेयकिन येगोर सावविच के साथ ही रात बिताने वाला था, इसलिए वह वहीं ठहर गया। बिस्तर पर जाने से पहले येगोर सावविच ने एक मोमबत्ती जलाई और पानी पीने के लिए रसोई घर में नीचे उतरा। वहां अंधेरे और सनकरे गलियारे में कात्या एक सूटकेस पर बैठी हुई थी और अपनी गोद में हाथ पर हाथ रखे ऊपर की तरफ देख रही थी। अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके थके हुए सफेद चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी मुस्कान खिली हुई है। तुम हो, क्या सोच रही हो? येगोर सावविच ने उससे पूछा। मैं सोच रही हूँ कि कैसे तुम एक मशहूर चित्रकार बन जाओगे, उसने फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में कहा।
मैं कल्पना कर रही हूँ कि एक दिन तुम बेहद मशहूर हो जाओगे। मैंने आज तुम तीनों की सारी बातें सुनी हैं। अब मैं भी सपना देख रही हूँ। कितना खूबसूरत सपना है। कात्या खुश होकर जोर जोर से हंसने लगी, फिर रोने लगी और फिर उसने बड़े विश्वास के साथ येगोर सावविच के कंधों पर अपने हाथ रख दिए, जिसकी बातों पर उसे पूरा भरोसा था।